Good morning, everyone. Good morning. Good morning to all. So today we are going to discuss applications of derivative revision part. First is application of derivative in geometry. तो जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा तो डेरिवेटिव में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx पढ़ा था. dy बाय dx से at x equal to a is nothing but slope of tangent to the curve y equal to f of x at point x equal to a. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. कोई यदि कर्व है तो किसी पॉइंट पर यदि x इक्वल टू a रहा होगा तो इस पर जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट का स्लोप मिल गया dy बाय dx एट x इक्वल टू a, जिसको हम f डैश a ऐसा लिख सकते थे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. अब यदि मान लो ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट पर हम एक पॉइंट तैयार कर सके. पॉइंट हमेशा तैयार किया जा सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो पॉइंट है जहां x इक्वल टू a की वैल्यू मालूम है तो ये x इक्वल टू a हो गया, तो y की वैल्यू जो होगी वो फंक्शन में रख दें तो f ऑफ a मिल जाएगा. यानी a f ऑफ a इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट, राइट. अब एक पॉइंट यदि हमको पता है टेंजेंट पर और टेंजेंट का स्लोप पता है तो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1. यहां पर y1 हम f ऑफ a ले सकते हैं इज इक्वल टू स्लोप इज f डैश a इंटू x माइनस a. दिस विल गिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू a. अब एक बार यदि टेंजेंट आ जाए तो नॉर्मल की इक्वेशन बताई जा सकेंगी. लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज नॉर्मल. लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज नॉर्मल. अब एक लाइन का यदि स्लोप मालूम है, ये लाइन को यदि हम नाम L1 दे दें, ये टेंजेंट को L2 दे दें, लाइन L1 के स्लोप को यदि M1 कहें, L2 के स्लोप को यदि M2 कहें, तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के बीच में रिलेशन पता होता है. स्लोप M1 इज स्लोप ऑफ से L1 और टेंजेंट से M2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. देन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1. ये रिलेशन है दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में. तो एक का स्लोप मालूम है यदि टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप पता कर सकते हैं. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने f डैश a से डिनोट किया था तो -1 अपॉन f डैश a. स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया. नॉर्मल के ऊपर भी यही पॉइंट काम करेगा. दिस पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द नॉर्मल, या कोई अलग से पॉइंट दिया हो नॉर्मल पे. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन f डैश a इंटू x माइनस x1, एक पॉइंट नॉर्मल पे. तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट, रिवीजन ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट. इस पर बेस्ड एग्जांपल्स हमने रेगुलर क्लासेस में किए हैं. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज एज अ रेट मेजर. अभी जो एज अ रेट मेजर है इसमें काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नजर आते हैं. जैसे टैप से वाटर एक टब में आ रहा है, सिलेंड्रिकल यदि वेसल में वाटर आ रहा है और उसकी हाइट बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे पानी आ रहा है, तो उसका मान लो रेट ऑफ चेंज दिया हो
फ्लो ऑफ वाटर दिया हो और उसकी जो हाइट बढ़ रही है तो किस रेट से बढ़ेगी। हाँ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट से अवे एक पर्सन जा रहा है, उसकी जो शेडो है उसका कुछ स्पीड दिया होगा, उसकी शेडो किस रेट से चेंज होगी। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इस कैटेगरी में सॉल्व किए गए हैं। अब यहाँ बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जो दो वेरिएबल में क्वांटिटी होगी, इंफॉर्मेशन होगी गिवन प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके लिए बेसिक फॉर्मूला होगा, उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करने के बाद एक का रेट ऑफ चेंज दिया होता है प्रॉब्लम में, दूसरे का रेट ऑफ चेंज पता करना होता है। प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी भी हो सकते हैं, लेकिन यदि सिस्टमेटिकली सॉल्व किया तो इसके प्रॉब्लम कंफर्टेबली किए जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम यदि देखें तो देखो, वाटर इज बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वाटर इज पोर्ड एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कई बार जो यूनिट होती है वो यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब हो रहा है। आगे का पूरा प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 3 meters, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। सिलेंड्रिकल वेसल है, तो फॉर सिलेंड्रिकल वेसल यहां से शुरू करते हैं। फॉर सिलेंड्रिकल वेसल पानी उसमें आ रहा है एट द रेट, और उसका रेट दिया हुआ है 36 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, कहीं वेसल में पानी भरा जा रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, से आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। अब और क्या दिया हुआ है, गिवन dv by dt इज इक्वल टू 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है प्रॉब्लम में, बेस रेडियस दिया है r इज 3 मीटर, और पूछ रहा है वो वाटर लेवल इज राइजिंग एट व्हाट रेट, टू फाइंड dh बाय dt, ये फाइंड करना है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को यदि मान लो आपने प्रॉपरली एनालाइज कर लिया, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, तो अब काम आगे का आसान हो जाता है। dv बाय dt और dh बाय dt ये क्वांटिटीज दिख रही है, तो यहां पर पुट कर दें। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस तो फिक्स है ना, ये भी रख दो 3 का स्क्वायर इंटू एच, तो v इज इक्वल टू 9 पाई h। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t गिव्स dv बाय dt इज इक्वल टू 36 दिया था इंफॉर्मेशन, इज दिस मच ओनली, राइट। 9 पाई अपनी जगह, dh by dt, पुट द क्वांटिटी, तो दिस इम्प्लाई वैल्यू रख दो, dv by dt इज 36 इज इक्वल टू 9 पाई dh by dt, तो dh by dt इज इक्वल टू 36 अपॉन 9 पाई विच इज 4 by पाई, 4 by पाई dh by dt है तो मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इनके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। वो जो लैंप पोस्ट और पर्सन की बात की थी उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक और सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टी लग जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम रेगुलर क्लास में किए हुए हैं। सेकेंड एप्लीकेशन एज रेट मेजर, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, वो शैडो किस रेट से चेंज हो रही है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। हाँ, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन में सॉल्व किए हैं। थर्ड एप्लीकेशन इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। अभी तक के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। अब एक नई टर्मिनोलॉजी और दिख रही है आपको, जर्क।
तो ये जरा समझ लीजिए, वी नो दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सपोज s इज फंक्शन ऑफ t, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम t, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds by dt, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन velocity v, acceleration a is rate of change of velocity dv by dt, which means d dt of d2s by dt square, d dt of ds by dt is d2s by dt square. Second derivative of displacement with respect to time gives acceleration. अब यदि मान लो एक्सेलरेशन में कुछ चेंज हो जाए तो जर्क लगता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स जर्क, सो दिस इज जर्क। अब जर्क के लिए सिंबल J ये यूज किया, J इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA by dt। तो ऑलरेडी सेकंड डेरिवेटिव s का था, जब उसका फिर से एक डेरिवेटिव लेंगे तो इट इज d3s by d3 क्यूब। अभी तक के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ते आ रहे थे, एक और डेरिवेटिव ले लिया हमने, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था डेरिवेटिव पढ़ते समय, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर गिव्स जर्क। प्रॉब्लम सिंपल होते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है एट पर्टिकुलर टाइम t, आप डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। एक प्रॉब्लम देखा जा सकता है पेज 71, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 सिंपल है, जब आप देखेंगे इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए, जब देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिस्टेंस फंक्शन दिया होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करना है। इसमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट है, तो एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2t क्यूब minus 5t square plus 4t minus 3. This is given. Find the time find करना है। Find the time when acceleration is 14 feet per second square. When acceleration is 14 feet per second square. And the velocity and displacement at that time. Velocity and displacement at time t जो मिल जाएगा उस पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो वर्ड प्रॉब्लम को सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देने से आसान हो जाता है, आगे की बातें सोचना आसान हो जाता है, राइट। तो s दिया हुआ है, तो s से वेलोसिटी मिल जाएगा ds by dt, ds by dt is 6t square minus 10t plus 4, डेरिवेटिव हो गया इसका। एक्सेलरेशन इज dv by dt, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 12t minus 10। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज 14 feet per second square, तो देयरफॉर 12t minus 10 is equal to 14। t मिलाया जा सकेगा यहां से, दिस इंप्लाई 12t is equal to 24, तो देयरफॉर t is equal to 2 सेकेंड। अब जैसे 2 आ गया तो ये एक आंसर आ गया, इसकी वैल्यू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगी ये इसके लिए और डिस्टेंस आ जाएगा, देयरफॉर v is equal to and s is equal to, this can be determined। तो इस तरह के प्रॉब्लम वेलोसिटी एक्सेलरेशन जर्क से रिलेटेड सॉल्व किए जा सकेंगे। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अप्रोक्सीमेशन। वो अभी इस साल के लिए आपके सिलेबस से डिलीट किया हुआ है, कुछ जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें वो अप्रोक्सीमेशन है।
फिर भी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ तो है ही सब कुछ, तो रिवाइज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अप्रोक्सीमेशन। अब वर्ड से ही समझ में आता है अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, नॉट एग्जैक्ट। तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार कैसे होता है वो जरा समझिएगा। dy by dx and f dash x is equal to limit f of x plus h minus f of x upon h tends to 0। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से मिलता है हमको रिजल्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से रिजल्ट मिलता है। तो देयरफॉर एट x equal to a, it gives f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h। अब ये एक्सप्रेशन का लिमिट इज f dash a। जब लिमिट एग्जिस्ट होगा तो इट इज f dash a, तब दोनों इक्वल है। अब लिमिट का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल क्लोजर एंड क्लोजर वैल्यू, क्लोजर जब h टेंस टू 0 हो रहा, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका लिमिट f डैश, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन टेंस टू f डैश a। तो यदि हम वहां से लिमिट ड्रॉप कर दें, तो लिमिट ड्रॉप कर तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा ये f डैश a के काफी करीब होगा। तो वी कैन राइट f डैश a is approximately equal to f of a plus h minus f of a upon h। नोट दिस, जैसे ही लिमिट वर्ड यहां से हटा दिया तो अब वो जो दोनों एक्सप्रेशन थे वो दोनों एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए। जब लिमिट की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो लिमिट की डेफिनेशन में ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि जब हम x टेंस टू 2 की बात करते हैं, इसका मतलब x इज वेरी क्लोज टू 2। We can say that x is approximately equal to 2, not exactly equal to, approximately equal to। दोनों में फर्क है, x equal to 2 और approximately equal to 2 में फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ approximation आ गया, symbol for approximation is this, और ये डबल टिल्डा ऐसा भी यूज करते हैं। हाँ, हम ये नोटेशन ही यूज करेंगे, इक्वल के ऊपर नीचे डॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो दिस इंप्लाई h इंटू एफ डैश a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, एंड देयरफॉर f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इधर शिफ्ट कर दो उसको, f ऑफ a प्लस h f डैश a। ये फॉर्मूला हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने में। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 101। अब 100 का अंडर रूट तो हमको पता होता है, 100 का अंडर रूट इज 10, 101 है तो डेफिनेटली 10 से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चल जाता है। हर बार एग्जैक्ट वैल्यू ही हमारे पास होना चाहिए जरूरी नहीं। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वो नहीं मिल रहा है, उसके आसपास की चीज भी यदि मिल जाती है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन लगभग वैसा ही रोल प्ले करता है, राइट। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है और फिर और भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक के, एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशंस में किए हुए। बस एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या करना होता है। तो रूट के अंदर 101 है तो हम यहां पर फंक्शन सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, ऐसा मान के f ऑफ x कह दो उसको, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू x कहना ही बेटर है। a की वैल्यू 100 फिक्स वैल्यू जिसका हमको अंडर रूट पता है, और h इसके लिए 101 तो h प्लस a प्लस 1। अब ये a प्लस 1 विल बी 101। हम ये y के लिए यानी ये f ऑफ x के लिए y कहो या f ऑफ x यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x। हाँ, तो अब f डैश फाइंड कर सकते हैं, f डैश फाइंड हो जाएगा, f ऑफ a फाइंड हो जाएगा, और फिर यहां पर वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, वैल्यू रखी जा सकती है। देयरफॉर एफ डैश ए 1/2 रूट ए 1/2 अंडर रूट 100 1/2 इंटू 10 20, ठीक है। तो उसको डेसिमल में ले आया जा सकता है और फिर फॉर्मूले में रख के वी कैन फाइंड देयरफॉर एफ ऑफ 100 + 1 is approximately equal to f of a means 100 plus h f dash a means 100, वैल्यू रखेंगे f of 101 is approximately equal to f of 100 यानी यहां से आएगा f of 100 रूट 100 is equal to 10, तो दिस इज 10 plus 1 into 1/20 1/20 0 पॉइंट, इसको ब्रैकेट में लिख दो 1/20 0.05, तो दिस इज 10 plus 0.05 which is equal to 101 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 10.05। इस तरह से और भी डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल्स है उनको सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट इज रोल्स थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसा भी टर्मिनोलॉजी होता है उसका। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, अभी 12th क्लास में आपके बुक में ये दो दिए हुए हैं, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जब आप आगे जाएंगे तो इसका एक और जनरलाइज्ड रिजल्ट होता है कॉचीज जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये रोल्स थ्योरम क्या होता है देखिएगा। सपोज एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, real valued function such that number 1 continuous on some closed interval ab, जिस पर फंक्शन डिफाइन किया हो तो क्लोज्ड इंटरवल ab पर फंक्शन कंटिन्यूस है। नंबर 2 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab। अब वो जो एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं कंसीडर किए उसका लॉजिक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कोई कर्व है, यहां पर यदि हमको डिफरेंशिएशन की बात चाहिए तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यहां पर यूनिक हमको मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव रिलेट्स विथ लिमिट ऑफ सम एक्सप्रेशन एंड लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो ये सारी चीजों को यदि हम कनेक्ट करें तो कनेक्ट करने के बाद कहा जा सकता है कि डेरिवेटिव यदि किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट हो रही है तो इट मस्ट बी यूनिक। स्लोप के रेफरेंस में यदि सब ये हमने सीक्वेंस को फॉलो किया तो अब यदि मान लो हम ये एंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे, आगे तो चलो कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो जब यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकली यदि देखा तो यहां से टेंजेंट कोई भी कितनी भी लाइन यहां से ड्रॉ की जा सकती है। इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल पॉइंट, क्योंकि उसके राइट में तो पॉइंट्स दिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट में कुछ पॉइंट्स नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वो मिल नहीं पाएंगे हमको। तो ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो इसलिए कंडीशन में रोल्स थ्योरम की डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट को छोड़ दिया। सिमिलरली एंड पॉइंट यदि मान लो बी हुआ तो यहां पर इस पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते, तो किसको टेंजेंट कहेंगे, एंड पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यदि तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती रही तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी in open interval AB such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0। इसका मतलब, इसका इंटरेस्टिंग मीनिंग भी था,
यदि मान लो हमारे पास कोई कर्व है, हम इंटरवल सपोज कर लेते ए बी, तो कोई कर्व है, इधर से जा रहे, हम ए बी पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, मतलब हर पॉइंट पर डेरिवेटिव मिल रहा हो एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स पर, और दोनों की वैल्यू सेम हो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी यहां तक मान लो ये कर्व है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू दिस विल बी एफ ऑफ ए, यहां पर फंक्शन की वैल्यू दिस विल बी एफ ऑफ बी। अब जब एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो मान लो फंक्शन है, तो या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती रही होंगी हमको, ये यदि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, या तो ये केस होगा। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो खुद डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो उसमें कोई भी पॉइंट पुट करो, वी विल गेट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। इसका तो कोई बहुत ज्यादा कांस्टेंट फंक्शन के केस में बहुत ज्यादा ये डिस्कस करने की जरूरत महसूस नहीं थी। अब जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की बात हो रही है, इसका मतलब फंक्शन यदि ऊपर चढ़ा है तो नीचे आकर कहीं इक्वल होगा, या फंक्शन नीचे जा रहा है तो कहीं ऊपर जाकर इक्वल होगा। अब जैसे नीचे या ऊपर गया, यानी मैथमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होकर जब जा रहा है, तो उसको या तो हमको कहीं पीक मिलेगा या कहीं डेप्थ मिलेगी। तो वो जो देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी की बात हो रही है, वो पॉइंट सी एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी। तो यहां पर कितने दिख रहे हो, ये एक पॉइंट हो सकता है C1, जिस पर डेरिवेटिव जीरो है। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, मतलब स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर हो गया एफ डैश, इसको नाम C1 दिया ना, C1 इक्वल टू जीरो। फिर ये यहां पर ये दिख रहा है, ये दूसरा C2 हो गया इस फिगर के लिए, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर ये तीसरा C दिख रहा है C3, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, स्लोप इज जीरो। एफ डैश यहां पर एफ डैश C3 इक्वल टू जीरो। तो दिस इज रोल्स थ्योरम एंड मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में कंडीशंस दी होती है, कई बार दो लैंग्वेज के प्रॉब्लम होते हैं इसमें। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो जो इंटरवल होता है वो इंटरवल में ये जो सी है ये मिल रहा है क्या, सच दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, ये देखना होता है। या फाइंड सी यूजिंग रोल्स थ्योरम, कंडीशन पूरी दी हुई होती है, फाइंड सी इन गिवन इंटरवल, वो प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब वो जो कंडीशन रोल्स थ्योरम की थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो यदि ड्रॉप हो जाए, यदि दोनों एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो, तो रोल्स थ्योरम के बदले अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम काम करता है। इफ फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन सम क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन इज differentiable in open interval AB, then there exists at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। अब ये कंडीशन ड्रॉप हो गई थी थर्ड वाली, f of B equal to f of A। तो किस तरह का सीन अब यहां दिखेगा, देखो जरा। मान लो ऐसा कोई फंक्शन हो गया, या थोड़ा सा और कुछ लेते हैं, ये A है और यहां पर B है, ये पॉइंट A, ये B, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकेंगे। ये पॉइंट के लिए x वैल्यू A है तो y वैल्यू f ऑफ A, ये पॉइंट के लिए x वैल्यू B है तो y वैल्यू
एफ ऑफ बी इफ फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माने तो x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, बाकी का सब डेकोरेटिव पार्ट है। ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन हो गई, कैपिटल ए कैपिटल बी दे देते ना। तो सेगमेंट ए बी का स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये मिलाया जा सकता है। अब ये सिचुएशन में नेचुरली जो ग्राफ है, ये ग्राफ पे कुछ हमको पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो यहां जो ऐसे पीक्स दिख रहे हैं, यहां पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये जो, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू सेगमेंट ए बी, ये जो पीक्स दिख रहे हैं टेंजेंट यदि उस पर ड्रॉ करें तो इट विल बी पैरेलल टू ए बी, तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, ऐसे एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक तो हो गई होगा, यहां पर भी ये जो पीक पॉइंट है एकदम, यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू ए बी, तो दिस इज से C1, दिस इज C2, जिस पर फंक्शन का स्लोप यदि फाइंड करें, ये टेंजेंट का स्लोप फाइंड करें f डैश C1, तो इट इज पैरेलल टू सेगमेंट AB एंड देयरफॉर f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A। C1 के लिए भी बात हो रही है, C2 के लिए भी बात हो रही है, देयर एक्सिस्ट C इन ओपन इंटरवल A एंड B। वो जो दो लैंग्वेज के प्रॉब्लम लैग्रेंजेस रोल्स थ्योरम में थे कि वेरीफाई एंड फाइंड वैल्यू, तो ऐसे प्रॉब्लम यहाँ हो सकते हैं, या तो वेरीफाई लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर गिवन कंडीशंस, और गिवन कंडीशंस दी हुई है, सेटिस्फाई हो रही है, फाइंड वैल्यू ऑफ C। रेगुलर क्लासेस में सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस पर बेस सॉल्व किए, रिवीजन क्लासेस में जस्ट ब्रशअप, चीज़ों को ब्रशअप कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाता है, हाँ ये सब चीज़ें इस कंसेप्ट के थ्रू हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा। तो इतनी तो सारी बातें थी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव को, और ये जो दोनों टॉपिक है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम, ये भी फिलहाल आपके सिलेबस में जो रिड्यूस किया हुआ है उसमें से ये टॉपिक्स भी डिलीट किए हुए हैं, यानी अप्रोक्सीमेशन, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ साथ में मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। ये सिलेबस में है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल बैकग्राउंड तैयार करके एक बार रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं, इतनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।